Hey guys, welcome back to the channel. This is Gaurav and you're watching Being Detuit. इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स के बारे में और इंजीनियरिंग फिजिक्स क्या है, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के अंदर मैं मेजर और माइनर क्या होते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स में, इसके बारे में भी बात करूंगा। इसके अलावा मैं बात करूंगा करियर अपॉर्चुनिटी की, जिसके अंदर मैं प्लेसमेंट्स, हायर स्टडीज़, रिसर्च जो भी इंजीनियरिंग फिजिक्स ऑफर करता है उसको हम पूरा का पूरा यहाँ डिटेल में जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस ब्रांच को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर मैं अपने पॉइंट्स दूंगा। और वीडियो के एंड में एक अनाउंसमेंट है, जिन भी लोगों को काउंसलिंग रिलेटेड डाउट है या ब्रांच रिलेटेड डाउट है वो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग फिजिक्स को बताने के लिए मैं एक सूटेबल पर्सन क्यों हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग फिजिक्स से मैं खुद ग्रेजुएटेड हूँ फ्रॉम DTU 2022 बैच एंड आई एम करेंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट सैमसंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो चलते हैं यार वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स है क्या। बहुत से बच्चों को इंजीनियरिंग फिजिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और किसी किसी को इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता है या उन्होंने किसी से सुना हुआ होता है। सो इंजीनियरिंग फिजिक्स एक ब्रांच है जिसमें आपका जो मेजर्स होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। तो इसमें आपको मेजरली इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस पढ़ने को मिलता है, जो कि 60 to 70% ऑफ द ब्रांच के सिलेबस को कवर करता है। इसके अलावा इसमें माइनर फिजिक्स में होता है। इसके अलावा DTO आपको एक और ऑप्शन देता है जिसे हम माइनर बोलते हैं, और वो माइनर में एक्चुअली आप कंप्यूटर साइंस में भी ले सकते हैं। उसके बारे में मैं सिलेबस में बात करूँगा। इंजीनियरिंग फिजिक्स आपको काफ़ी बड़े बड़े कॉलेजेस ऑफर करते हैं, लाइक IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, NIT कैलिकट एंड DTU। तो चलते हैं सीधा सिलेबस की ओर। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि इसका सिलेबस 60 to 70% इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर करता है, क्योंकि इसका मेजरली पार्ट ही इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो आपको इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, VLSI एंड FPGA डिज़ाइन, इस तरीके के आपको टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। और आपको अगर एनालॉग पढ़ना है या आपको कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल या EC करना है तो आपको एनालॉग वाला जो पार्ट है वो खुद से पढ़ना पड़ेगा, वो इसके सिलेबस में नहीं कवर होता है। ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो भी कोर में इंटरेस्टेड है या जो कोर की तरह इसे लेना चाहते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ जिन लोगों का इंटरेस्ट फिजिक्स में है, तो इसमें आपको एटॉमिक फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। आपको सिलेबस की PDF मैं पिन कमेंट में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके पूरा सिलेबस देख सकते हैं इन डेप्थ। इसके अलावा इसमें एक माइनर होता है, जैसे कि आप इसमें एक माइनर पार्ट भी ले सकते हो। जो आपका माइनर पार्ट है वो आप उसमें कोई भी कोर्सेज ले सकते हो फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड टू एनी ब्रांच इन DTU। तो वो एक ओपन इलेक्टिव के तहत आता है और उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, लाइक कि 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ दैट डिपार्टमेंट उसमें एनरोल्ड होने चाहिए। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोगों को माइनर में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये हर एक ब्रांचेज में दिया जाता है। माइनर में इंजीनियरिंग फिजिक्स को ये बेनिफिट है कि जो अब रिसेंटली जो ईयर्स आए हैं उन्होंने सिलेबस में ये चेंजेस किए हैं कि अगर आप पर्टिकुलरली डेटा साइंस में माइनर्स लेना चाहते हैं तो उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स वो लोग आपको बताएंगे और आपको वही सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट दैट माइनर इन योर डिग्री। तो चलते हैं करियर अपॉर्चुनिटी की तरफ। तो करियर अपॉर्चुनिटी आपको कई तरीके से इसमें देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं कोर की, यानी कि अगर इस ब्रांच से अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो आपको एज सच इंस्टीट्यूशनल हेल्प नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उस तरीके की जॉब्स के लिए कंपनीज नहीं आती हैं। आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट से मिला हूँ जिन्होंने खुद के इंटरेस्ट पे अपनी मेहनत से नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इन सब में इंटर्नशिप्स और आगे मतलब वहाँ पर रिसर्च करी है। लाइक आप क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में इंटरेस्टेड हो तो आप उस पर आगे पढ़ सकते हो खुद से, और उससे रिलेटेड आप डिफरेंट प्रोफेसर्स को अप्रोच कर सकते हो जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं थ्रू इंटर्नशिप्स, रिसर्च एंड ऑन। तो बात करते हैं टेक प्लेसमेंट की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं और काफ़ी लोगों का यही डाउट रहता है कि कितनी कंपनी मुझे टेक में अलाउ करेगी। तो यार एक रफ एवरेज जो मैं बता सकता हूँ कि 6 to 7 कंपनीज आउट ऑफ 10 आपको अलाउ करेगी, जो कि काफ़ी अच्छा परसेंटेज होता है कि 60 to 70 कंपनीज आपको अलाउ करिए आउट ऑफ 100। तो ये एक अच्छा रेशो है और आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है एज़ कम्पेयर टू योर ब्रांच। अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर ब्रांचेस की, तो कंप्यूटर साइंस, IIT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, MCE, ECE, EE और उसके बाद EP का नंबर आता है। मोस्टली लोगों का ये डाउट रहता है कि क्या गूगल और बड़ी कंपनियां अलाउ करेगी, तो जी हाँ अलाउ करती हैं, बट यही बात है कि अगर आपकी कोडिंग कितनी अच्छी है ये बहुत मैटर कर जाता है। अगर एक कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे की कोडिंग और आपकी कोडिंग सेम लेवल की है तो ज़्यादातर कंपनी कंप्यूटर साइंस वाले को प्रेफर करेगी। अगर आप उससे बेहतर कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे होते हैं। रही बात यार नॉन टेक प्लेसमेंट्स की, तो सारी नॉन टेक कंपनियां अलाउ करती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नॉन टेक में भी काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियां आती हैं और बच्चों को इसका ज़्यादातर आइडिया नहीं होता। रही बात कोर प्लेसमेंट की, तो जो लोग एनालॉग या डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड प्रोफाइल में जाना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन
सैमसंग, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट एंड वेस्टर्न डिजिटल जैसी कंपनीज आती हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो कोर रोल्स के लिए। तो चलो चलते हैं कुछ चैलेंजेस की तरफ कि इसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये डाउट रहता है कि क्या मुझे टाइम मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द स्टडी। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, तो उन पे आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे जैसे आप सिलेबस को पढ़ेंगे या जैसे जैसे आप आगे सेमेस्टर वाइज जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस सेमेस्टर में मुझे इस सब्जेक्ट में मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड सिलेबस है तो हाँ, बाकी ब्रांचेस से टफ हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ब्रांचेस से थोड़ा सा ईजी है। तो बात करें कोडिंग की, तो यार कोडिंग के लिए टाइम मिल जाता है। इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का रूटीन फॉलो करते हो। अगर आप डे स्कॉलर हो तो आपको आने जाने में भी टाइम लगेगा। सो अगर आप थोड़ा कोर में इंटरेस्टेड हैं तो आप सिलेबस देखकर ही इस ब्रांच को ऑप्ट करें। तो चलते हैं कंक्लूजन की तरफ, व्हाई यू शुड टेक दिस ब्रांच। सो बेसिकली आप जैसा देख सकते हैं कि यार ज़्यादातर लोग ब्रांच क्यों लेते हैं। सो मोस्टली लोगों का जो कंसर्न रहता है वो रहता है प्लेसमेंट रिलेटेड। तो अगर आप बाकी मैंने जो ब्रांचेस लिस्ट करी थी पहले, अगर आप उसमें देखें तो ईपी का एक काफ़ी अच्छा रैंक है, और ईपी में आपको काफ़ी ज़्यादा कंपनी अलाउ भी कर रही है एज़ कम्पेयर टू द अदर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन या जितनी भी दूसरी ब्रांचेस है उससे ज़्यादा कंपनी आपको ईपी में अलाउ कर रही है। सो प्लेसमेंट एक इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि आपको इतनी कम रैंक पे भी एक ऐसी ब्रांच मिल रही है जिसमें आपको टेक अपॉर्चुनिटी काफ़ी डिसेंट देखने को मिलती है। तो सेकंड पॉइंट ये है, अगर आप अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए कि आपको एक्चुअली करना क्या है आफ्टर ग्रेजुएशन, या आप थोड़ा हिट एंड ट्रायल देखना चाहते हैं, तो डीटीयू आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ईपी भी, ईपी आपको टेक नॉन टेक सभी में बैठने का एक अच्छा मौका देता है। सो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे मिसगाइडेड होते हैं, या ज़्यादातर बच्चे देखते हैं दूसरे को कि यार इसका कंप्यूटर साइंस से लगा है या फिर मेरे को भी टेक में ही जाना है, बट कॉलेज में आके उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हो जाता है, या वो दूसरी फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों के पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं, या एक पर्सन का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है टुवर्ड्स अ ब्रांच या टुवर्ड्स हिज गोल। तो अगर वो बाद में नॉन टेक में जाना चाहे या टेक में जाना चाहे तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ईपी ले। तीसरा पॉइंट ये है यार कि फर्दर स्टडीज़ या कहीं बाहर जाएंगे आप, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि डीटीयू का अलुमनाई नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप कोई आगे फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं तो डीटीयू आपको एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। तो बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि वाई यू शुड नॉट टेक दिस ब्रांच। तो इसको काफ़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपका डिसीजन यहाँ पर चेंज हो सकता है कि आपको ये ब्रांच लेनी भी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट यार, अगर आप कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हो तो आपको एक चीज़ ज़रूर सोचनी पड़ेगी कि आपको ये सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा जिसमें कंप्यूटर साइंस नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसका सिलेबस मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स कवर करता है। हाँ, माइनर है, लेकिन आप माइनर में कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स ले सकते हो, बट जो मेजरली पार्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स से कवर्ड है। तो आपको उस चीज़ में सोचना पड़ेगा कि यार मुझे सिलेबस पढ़ना भी है और साथ साथ कोडिंग भी करनी है, क्योंकि जो बच्चा कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, कॉलेज में भी पढ़ रहा है और वो साथ में कोडिंग भी कर रहा है, तो वो एक सिंक बना रहता है। यहाँ पर आपको मैनेज करना पड़ेगा, वहाँ पर एक अच्छी सीजीपीए लानी पड़ेगी, साइड बाय साइड आपको अपनी कोडिंग भी अच्छी करते रहनी पड़ेगी। तो अगर आप मैनेज करने में आपको दिक्कत होती है तो आप सोच के ये डिसीजन लेना कि आपको ये ब्रांच लेनी है या नहीं लेनी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ना बाद में आपको ये लगे कि यार मैं कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ रहा, या मुझे एक चीज़ हैक्टिक लग रही है उसके साथ साथ करना, तो ये आपके लिए एक चेंजिंग डिसीजन हो सकता है कि आप अपना डिसीजन चेंज करके सीएसई ऑप्ट करें कहीं और। सेकंड पॉइंट बस यही कहना चाहूँगा यार, क्योंकि कॉमन सी बात है, आपको एक कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिली है तो कभी कभार आपको थोड़ी बायसनेस देखने को मिल सकती है कि कुछ कंपनियां सेम कैलिबर हो किसी और स्टूडेंट में, अगर वो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच से बिलोंग करता है तो कंपनी उसको प्रेफर करेगी। तो आपको अपनी ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपनी कोडिंग स्किल पे मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और ईपी आने वाले टाइम में काफ़ी सही ग्रो कर रही है। उम्मीद करता हूँ इसके बाद आपकी इंजीनियरिंग फिजिक्स के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैंने जैसे कि बताया था वीडियो के एंड में एक अनाउंसमेंट है, तो यार काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मेरे को कमेंट्स आते रहते हैं या मैसेज आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे कि उनको काउंसलिंग रिलेटेड डाउट है या उनको ब्रांच चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यार आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरे को भरपूर मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मेरे को पता है कि काउंसलिंग के टाइम काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है। तो आप कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। या कमेंट करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ, आप उस फॉर्मेट में कमेंट करोगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपको रिप्लाई देने में। तो जिसको जो भी हेल्प चाहिए यार, सबसे पहले वो अपनी CRL रैंक लिख दे, उसके बाद वो बताए कि वो दिल्ली रीजन का है या आउटसाइड दिल्ली है। उसके अलावा उसके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जनरल है, ST है, OBC है, तो वो अपना कैटेगरी मेंशन कर दे। एंड उसके अलावा वो कौन कौन सी ब्रांचों से मिल रही है और वो किस किस के बीच कंफ्यूज है, वो उस कंपैरिजन को डाल सकता है। लाइक उसे EP वर्सेस EC करना है या कुछ भी है, उसको ब्रांचेस अपना क्वेश्चन डालें। उसके बाद यार ये ज़रूर बताएं कि आपका क्या इंटरेस्ट है।
सो उससे मुझे बहुत हेल्प होगी आपको आंसर देने में। आप टेक प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड हैं या आप जस्ट प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो इससे मुझे काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है कि आपको कैसे आंसर करना है, कि आप टायर 2 की सीएसई बता रहे हैं या टायर 1 में आपको एक लोअर ब्रांच प्रेफर कर रहे हैं, तो उससे बताने में मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है। इसके अलावा यार ब्रांच अपग्रेडेशन, काउंसलिंग में कितने राउंड्स होते हैं, किस राउंड में ब्रांच अपग्रेड होती है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है यार कमेंट करो, मैं नई वीडियो लेके आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के भी। चलो उम्मीद करता हूँ आपको आपकी फेवरेट ब्रांचेस मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय।